बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की अफवाज हर दम तैयार हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को जंगी हिकमत अमली और दहशत गर्दों के खिलाफ जारी जो ऑपरेशन है उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर आज ब्रीफ भी किया गया है। और जो दूसरी तरफ हमें मोदी सरकार नजर आती है, ऐसा लगता है कि वो अपने ही अवाम के सवालों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई है। भारतीय जनता के अलावा जो अपोजिशन है उसने भी मोदी सरकार को डरपोक और न जाने कौन से अलकाबात से नवाज के आड़े हाथों लिया हुआ है। इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है इन दोनों ममालिक के दरमियान, ये एक तफसीली तज्जिया आप लोगों के सामने आमिर साहब का रखेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान से अंदर से जो खबरें हैं, आज मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर मखसूस नशिस्तों के हवाले से रही, जहां पर नजरसानी की जो दरखास्त थी उन्हें इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर किया गया। इसमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के जो रिमार्क्स हैं या जो सवालात उन्होंने उठाए वो निहायत ही अहम है। जैसे उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुखातिब होकर कहा कि जी मरकजी केस जब लगा था तब भी आपसे यही कहा था कि आपका रवैया जो है कायनी इदारे का होना चाहिए, आपका रवैया एक पार्टी का नजर आता है, और जबकि आपका काम जो है वो इलेक्शन करवाना है। मखसूस नशिस्तों के ऊपर क्या मामलात आगे बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। और एक और भी बड़ी अहम डेवलपमेंट थी, वो इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन था, तो फाइनली उनकी जो बहनें हैं, दो बहनें, उन्होंने इमरान खान साहब से आज मुलाकात कर ली। कप्तान ने जेल से पैगाम क्या भेजा है, ये तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके ऊपर गुफ्तगू भी होगी। सबसे पहले तो आमिर साहब ये बताइए, पाकिस्तान के अंदर बाकायदा ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को, और जो भारत का हमें नजर आ रहा है, भारत में एक झुंझुलाहट है। जैसे कल भी हम बात कर रहे थे, उनकी सरकार के अंदर, उनकी फौज के अंदर, उनके मीडिया के अंदर, अवाम के अंदर झुंझुलाहट है। जंग की जो बात हो रही थी दोनों देशों में, होगी जंग, हो सकती है, हालात क्या है इस वक्त? तैयारी तो हर वक्त रहनी चाहिए और किसी किस्म के इवेंचुअलिटी के लिए जो है हर वक्त तैयारी मोहतात वो होना चाहिए, बिल्कुल। मगर इंडिया से, भारत से मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं कि मिले जुले इशारे ऐसे कि आज देखें 14 दिन गुजर गए हैं। 22 अप्रैल को ये वाक़या हुआ था पहलगाम का। 14 दिन से कुछ एक्चुअली बातें ज़्यादा हैं, आनियाँ जानियाँ जिसे कहते हैं वो ज़्यादा हैं। कोई ऐसा उनके अपने लोग अब शिकायत कर रहे हैं कि इन्होंने करना कुछ भी नहीं है, मगर ड्रामा एक जारी है कि अब जो है एक तरफ ये इशारे आ रहे हैं कि उन्होंने हवाई मशकें जो है ना राजस्थान में जो है बुध और जुमेरात को रख ली हैं। हमारे बॉर्डर, सिंध का बॉर्डर लगता है, तो करीबी बॉर्डर के हमारी तरफ से भी ख्वाजा साहब का मैं देख रहा था कि हमने भी अपनी बेसिस पे इंडियन के ईस्टर्न बॉर्डर पे कोई 300 के करीब जहाज़ लगा दिए हैं। सो प्रिपेयर्डनेस दोनों साइड पे इस लिहाज से तो है। दूसरा, जो इंडिया में उन्होंने सिविल डिफेंस की मशकें शुरू कर दी हैं, ब्लैकआउट, एयर रेड्स तमाम स्टेट्स में, और उनके अपने लोग ही इस बात पे हंस भी रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं। परवीन सोनी साहब को मैं बड़ा सीरियसली लेता हूँ कि खुल के बात करते हैं, एक सोल्जर हैं, 2-3 किताबों के मुसन्निफ हैं, और उनकी पहले भी गलवान के मतलब चाइनीज़ उसके मतलब भी और पाकिस्तान के मतलब भी तमाम पेशगोइयाँ ठीक रही हैं। उनका ये कहना है कि बग़ैर आर्मी की मोबिलाइजेशन के होता ये है कि अगर जंग की सूरत हाल हो तो उसकी जो सबसे बड़ी निशानी होती है कि आपकी जो ट्रूप्स की मूवमेंट शुरू हो जाती है कि बॉर्डर की तरफ जो है ना आप अपनी जो रिजर्व फोर्सें लगानी शुरू कर देते हैं। और वो इंडियन आर्मी की अभी मोबिलाइजेशन, क्योंकि इंडिया की आर्मी का साइज़ बहुत बड़ा है, 8-10 लाख की उनकी फ़ौज है, तो मोबिलाइजेशन तो वो फिर बड़ी ईजीली वो डिटेक्टेबल है। और उसके लिए जो है छुट्टियां कैंसिल हो जाती हैं, ट्रेनें जो सिविल होती हैं उनको जो है कैंसिल करके सिविलियन कामों के लिए इसके लिए मोबिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो वो इशारे नहीं आए, तो वो कह रहे हैं कि आपने खुद अभी जो है ना आर्मी की मोबिलाइजेशन का ऑर्डर नहीं किया और साथ में आप सिविल डिफेंस का ये तमाशा लगाए हुए हैं। हाँ। ये क्या एक तमाशा है। और उन्होंने ये ट्वीट अगर दिखा सके, उनकी ये चल रही है इस वक्त, उन्होंने कहा कि दी डोंट स्केयर द पीपल विद मॉक ड्रिल्स। उनका ये लोगों को ना ये आप डराने की कोशिश ना करें इस तरह के मॉक ड्रिल्स करके, किस तरह की जाली सी मशकें करके, कि 2001 और 2002 में हम लोगों को याद कराते रहते हैं कि जब इंडियन पार्लियामेंट के हमले के बाद सबसे ज़्यादा कशीदा हुई थी सिचुएशन कारगिल के बाद,
और वो दोनों साइड की, कारगिल याद रहे, कारगिल की हद तक महदूद थिएटर के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है, उसको टेक्निकली अब वॉर नहीं कहतेंगे, मगर वॉर की जो सिचुएशन, जंग की जो सूरत हाल थी 2001-2 में उन्होंने वाजपेयी साहब के दौर में मोबिलाइज ट्रूप्स कर दिए थे। तो तकरीबन 10 माह तक जो हैं दोनों तरफ की अफवाज जो थी वो बॉर्डर पे रही थी, और उसका वो होता है कि पहला इशारा ये होता है कि इंजीनियर्स आगे जाते हैं और वो जो है आपकी जो माइंस हैं वो लगा दी जाती हैं। उसके बाद फिर वो आपके ट्रूप्स की मूवमेंट शुरू होती है। तो वो पाकिस्तान ने उस वक्त, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसने किस तरीके से अपनी मोबिलाइजेशन की है, वो पाकिस्तान ने उनको उस मैदान में चित कर दिया था, और उसके बाद क्योंकि कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं रह गया था तो वो एक किस्म की स्टेलमेट रही, वो 10-11 महीने लग गए, उसके बाद जाके हुआ। मगर उस वक्त भी सिविल डिफेंस की मशकें नहीं करवाई गई थी। लास्ट जो इंडिया में मशकें हुई वो 1971 की जंग के दौरान हुई थी, और इसीलिए वो लोग वो मजाक भी उड़ा रहे हैं। और उन्होंने पूरी एक ट्वीट, दूसरी भी उनका एक और पहलू है कि मोदी साहब की मीटिंग्स दिखाई जाती हैं कि वो जी जो फोर्सेस के चीफ से मिल रहे हैं, जी दोवल से मिल रहे हैं, और वो उसकी तस्वीर आती है और वो दिखाई जाती है। तो ये सोनी साहब का ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जब आपने कोई जंग की सूरत-ए-हाल होती है, तैयारी करनी होती है, तो फिर ये कोई फोटो ऑप नहीं होता, ये तस्वीरें नहीं दिखाती जाती कि ये फलानी जगह पे बैठ के जो है क्या प्लानिंग की जा रही है। ये बड़ी खामोशी से ये काम किया जाता है। वॉर थिएटर की, वॉर कैबिनेट की तस्वीरें पब्लिक नहीं की जाती हैं, तो इसीलिए है। बाकी उन्होंने डराया है, उन्होंने कहा कि 100 दफ़ा इंडिया को जो सोचना पड़ेगा, इस दफ़ा 7 फ्रंट की उनकी वॉर है। पहले के मुकाबले में जो सूरत हाल में तब्दीली आई है सबसे बड़ी, उन्होंने कहा जी 7 फ्रंट्स, उन्होंने पूरी ये तफसील बताई हुई है, ये नज़र आ रही है। उन्होंने कहा जी एक तो पहले इसके अलावा ये LOC है हमारी तरफ, लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चीन के साथ बॉर्डर जो है नॉर्थ के अंदर जो है वो है, उनका वो एक्टिव है। सो उनको इन एनी केस 2 फ्रंट्स के ऊपर अपनी फ़ौज को डिवाइड करना पड़ना है। दूसरा कश्मीर की क्योंकि हालत है, ये 2019 के बाद 370 एब्रोगेट करने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुखालफत है कश्मीर के अंदर, तो इंडिया को अपनी सप्लाई लाइन का ख़तरा रहेगा कि कश्मीर में जो फ़ौज जा रही होंगी तो पीछे भी एक आंख नज़र रखनी पड़ेगी कि कोई उनके ऊपर हमले तो नहीं हो जाते। बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा कि 2019 के अंदर जो है इन्होंने चीन को, क्योंकि लद्दाख को पार्टी बन चुका है और उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया है कि आपने इसकी जो सिचुएशन बदल दी है, इसकी रियलिटी के अंदर जो तब्दीली की है, तो लद्दाख है, हम भी उसके अंदर, हमारा भी क्लेम है। तो इसलिए उसके बाद से पाकिस्तान और इंडिया की जो इंटर ऑपरेबिलिटी है कि जो आपस में ताउन दफाई हुआ है, ख़ास तौर पे एयर डिफेंस का, एयर फोर्सेस का, तो वो उन्होंने कहा इस फैक्टर को रखना चाहिए। चाइना की वजह से पाकिस्तान के पास उनकी सैटेलाइट की फैसिलिटीज़, उनकी साइबर की फैसिलिटीज़, उनकी डिजिटल फैसिलिटीज़, ये तमाम मौजूद हैं। तो इसलिए भारत को 100 दफ़ा जो है इन चीज़ों के मतलब सोचना पूरा एक दिया हुआ है। दूसरा एक जो सबसे अहम पहलू है कि ये जो मोदी साहब की जो ये इस तरह की जो ड्रामे हैं ना, उनकी इंडिया के अंदर भी बहुत तनकीद हो रही है। अगर वो सुनवा सकें, सत्यपाल ये गवर्नर थे कश्मीर के, पहले भी इन्होंने पुलवामा के वक्त भी बाद में ये डिस्क्लोज किया था कि जनाब ये हमारी अपनी जान के बूझ के, मैंने वॉन भी बताया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को उस वक्त भी कि आपने सिक्योरिटी नहीं दी इनको, ट्रूप्स को जिसके ऊपर हमला हुआ था और उनके 46 लोग मारे गए थे, आप इनको जहाज़ के ज़रिए लेके जाते हैं तो हमारा अपना कसूर है। तो उन्होंने कहा मैं चुप। इस वक्त हमारे साथ तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से सूबाई सदर हैं और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी हैं जुनैद अकबर साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है। सर बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जी जुनैद अकबर साहब, आपने शायद मेरे इब्तदाइये में सुना हो कि इस वक्त जाहिर है एक बॉर्डर के ऊपर एक सिचुएशन है, आप हम सारे लोग उस तरफ भी ध्यान रखना पड़ता है। वो बाहर की सिचुएशन, बॉर्डर की सिचुएशन, कश्मीर और इंडिया की सिचुएशन जो है उसका डायरेक्टली ताल्लुक हमारी अंदरूनी सियासत और अंदरूनी माहौल पे है। पार्लियामान के अंदर जो है, आप भी हैं, मैंने हैं, तो एक तो बाहर जंग चल रही है, एक हमारे यहाँ अपनी भी एक जंग चल रही है।
और हुकूमत कहती है कि हमने APC बुलाई, आपने शामिल हुए, आपके अपने गिले शिकवे हैं। अब क्या लेटेस्ट आपका इस मसले के ऊपर और अपनी पार्टी का स्टांस क्या है इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत की APC की या हुकूमत ने जो मीटिंग बुलाई थी इसकी कोई हैसियत नहीं है। अता तारड़ साहब को तो मेरा ख्याल है अपने घर में कोई सीरियस नहीं लेता, तो अता तारड़ साहब उनके बुलाने से या उसको वो चेयर करेगा तो इस APC में तो जाने या न जाने की कोई ज़रूरत हमें नहीं महसूस कर रही है और न उसका कोई फ़ायदा है। तो आप अंदाज़ा कर ले कि हुकूमत कितनी सीरियस है। आज का है कि जनाब सबसे बड़ा तनाज़ा जो था वो इमरान खान से आप लोगों की और उनके ख़ानदान की, उनकी बहनों की मुलाकातों का था। तो ये एक क्रेडिट लिया जा रहा है कि देखिए हमने इनकी इस शर्त को भी कबूल करवा दी और आज मुलाकात हो गई। उसका अहवाल भी जानेंगे, मगर इस पे क्या कहेंगे? ये कोई CBMM की तरफ से कोई जेस्चर दिया गया है अंदरूनी माहौल बेहतर कराने का? नहीं जी, ये किसी काम पे एहसान नहीं है। ये वज़ीर-ए-आज़म जो एक्स वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब है उसका बुनियादी हक है और ये आईन उसको देता है। ये जेल मैनुअल के मुताबिक भी उसको बेचारे को नहीं, जिसको हक है कि उस पर 200 से ज़्यादा FIR है, उसकी वकील उसके साथ मुलाकात करे, उसकी फैमिली उसके साथ मुलाकात करे। 18 दफ़ा मुझे खान साहब ने मुलाकात के लिए बुलाया और मेरी मुलाकात नहीं करवा दी। उसकी फैमिली का हक बनता है। ये कोई हमसे मेहरबानी नहीं कि सारे जितनी भी जेल में लोग होते हैं जो ट्रायल हो या जिसको सजा हो फिर भी उसकी फैमिली उसके साथ मिलती है। आज इसने जो एक तरफ ये यकजहती की बात करते हैं, इत्तेहाद इत्तेफाक की बात करते हैं, आज जो उसने जो रवैया दिखाया, आपने देखा कि MPS MNS को घसीटा गया, उनको मारा गया, हमारे सूबे के मिनिस्टर को MNS को काफी उनको तशद्दुद किया गया, उसको जो चोटें आई काफी MNS के साथ। और मैं आपको बता दूं वो पुरअमन बैठे थे इसी इंतजार में कि आज हमें मुलाकात करने या नहीं करने। वो चाय पी रहे थे और उससे पीछे से पुलिस ने उस पर वार किया और जिस बेदर्दी से आज MNS और MPS को घसीटा गया अडियाला के सड़कों पे, अडियाला के सामने। और उसके बाद जो है उनको मुलाकात, आज भी हमारे 15 लोग वर्कर्स को जो है उसको गिरफ्तार किया गया, उन पे बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया। उनको जिस तरह गाड़ी में फिर रहा के जिस तरह उसको रखा गया था, जिस तरह हमारे वो पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ, और हमारा कोई न तो गैर इस तरह गैर आईनी डिमांड भी नहीं था। उनकी फैमिली का हक बनता है कि वो खान से मिले और खान से उसके। तो आज एक तरफ हम यकजहती की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ रियासत का यही रवैया है और फिर ये कहते हैं कि हम आपसे बैठने को हम आपके साथ। मैं कता कलामी की माफी चाहूंगी जुनैद अकबर साहब, क्योंकि ये सारा मामला या हुकूमती ब्रीफिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शामिल ना होना इस बात की एक वजह थी कि इमरान खान साहब को बाहर लाया जाए, चाहे पेरोल पर लेकर आए और उनकी राय को भी मोहतरम रखा जाए। ख्वाजा आसिफ साहब को सुन रही थी, वो ये कह रहे हैं कि वो तो नंगे पांव भी अडियाला जेल जाने के लिए तैयार हैं, खान साहब से मुलाकात के लिए भी तैयार हैं, मुल्की मामलात के ऊपर भी बात के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि मुल्क की सलामती की बात आती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर चीज को मशरूत कर देती है। अगर ये मशरूत ना करें तो हम नंगे पांव जाएंगे अडियाला जेल, खान साहब से मिलके भी आएंगे। नहीं, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि ख्वाजा आसिफ साहब की इतनी हैसियत अहमियत नहीं है कि वो वहां पे नंगे पांव जाए या जूते पहन के जाए। और हम क्या कोई गलत तो नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि इमरान खान की फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। कोई माने या न माने, कोई आप मीडिया पे चलाए या न चलाए, कोई साहब ये कहे या न कहे, लेकिन PTI का ग्राफ हर रोज बढ़ता जा रहा है। आज भी 70-80% अवाम इमरान खान साहब के साथ जुड़ी हुई है, खड़ी हुई। इमरान खान साहब एक दफा कह दे, आप यकीन करें कि ये हमारी जो फौज है उनसे आगे, आप देखेंगे कि सारे अवाम उससे आगे जो है बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। आप इससे लीडर को आप उससे उसकी इनपुट नहीं लेते, आज जुनैद अकबर साहब, क्योंकि काफी दिनों बाद इमरान खान से ये मुलाकात हुई तो उनका पहले एक ट्वीट तो आ चुका है इंडिया के हवाले से जिसमें उनका स्टांस पता लग गया। आज इस इशू के ऊपर उनकी लेटेस्ट अब क्या थिंकिंग है? नहीं, इमरान खान साहब के साथ हम जो मोहब्बत करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमें पता है कि वो इस मुल्क के साथ लायल है। इसी वजह से हमारा उसके साथ कुछ, अगर हम हमारी वाबस्तगी है, हमारा वर्कर उसके लिए जान दे रहा है तो इसलिए दे रहा है कि सबको पता है कि वो मुल्क से मोहब्बत करता है। तो हम इमरान खान की नीयत पे तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। इमरान खान जेल में है लेकिन फिर भी ट्वीट करता है और आपने उसका एक ट्वीट देखा और उसका असर देखा, उसने किस तरह उसकी असर था। तो ऐसे नाअहल लोगों को हमारे
हमारे ऊपर जो है उन लोगों ने बिठाया जो आज हमें ये कह रहे कि आप हमसे ये पूछे जा रहे हैं कि आप हमारे साथ खड़े हैं। हम तो खड़े हैं, आप और अवाम के दरमियान आज अलीमा बीबी के हवाले से पता चला कि काफ़ी मामलात पे उनकी सोच का, मैं बारी बारी चीज़ें पूछ लेता हूँ। एक उनके हवाले से ये हमें बताया गया है कि इमरान खान ने कहा है जी जो मिनरल्स और माइंस बिल जो है असम्बली में पेश नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने जो है सख्ती से कहा है कोई भी पॉलिसी उनके मंजूरी के बगैर नहीं आगे जाएगी, और एपेक्स कमेटी में भी उनकी इजाज़त के बगैर नहीं जाया जाएगा अली अमीन गंडापुर साहब का। क्या इस पे मजीद कुछ इस पे रोशनी डाल सकें आप? नहीं, बिल्कुल, ये तो पहले से भी हमारा था, और मैंने तो क्लियर जब पहले भी एपीसी थी तो पहले से पार्टी का मैंने क्या फैसला, तो पार्टी है, मैं डिसिप्लिन का पाबंद हूं, लेकिन मेरी ये राय है उससे पहले मीटिंग से पहले मैंने कही थी कि नहीं, हमें किसी चीज में नहीं बैठना चाहिए जिसमें एपेक्स कमेटी जो है वो, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर भी हैं, एक ओहदा भी है, तो एक उनकी जो है एक जिम्मेदारी भी आ जाती है, तो उसके हवाले से भी काफ़ी ये सख्त उनका ये बयान है कि एपेक्स कमेटी से भी इमरान खान से पूछ के वो जाएंगे अली अमीन गंडापुर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, खान साहब अली अमीन साहब को जो मैंडेट मिला है वो इमरान खान साहब के नाम से मिला है, और इमरान खान की रहनुमाई और इमरान खान की इनपुट के बगैर बिल्कुल मेरा भी यही राय है कि हमें किसी एपीसी में, किसी एपेक्स कमेटी में बिल्कुल ना में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इस दफा मैं आपको बता दूं कीपी की आवाम ने, बल्कि सारे पाकिस्तान ने, ये अलग बात है कि यहाँ पर जो है रिजल्ट चेंज किया गया, लेकिन हमें वोट इसलिए मिला था कि इमरान खान के नाम पे हमें वोट मिला है। अभी मैं आपको बता दूं 10 साल से मैं नहीं हूं, कोई डेवलपमेंट का नहीं पूछता, वो सिर्फ पूछता है कि खान साहब कब निकलेंगे। आपको हमने वोट इसलिए कानूनसाजी के लिए नहीं देता, हमें खान साहब, तो जब खान साहब से लोग इतनी ज्यादा मोहब्बत करते, उसके साथ खड़े हैं, उस पर आपने देखा क्या तो नवंबर में जानी लोगों ने जानी दी, जिस तरह आज भी हमारे नवंबर में बड़ा अच्छा लेकर गए जुनैद अकबर साहब। हमें इमरान खान साहब की जब आप बात कर रहे हैं, हमें यह भी पता है कि आज खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर भी बड़ा सख्ती के साथ एक रिएक्ट किया कि वो उनसे मिलने क्यों नहीं आ रहे, और हमें पता है कि गंडापुर साहब के पास अगर ये एक्सक्यूज है कि वो बहुत ज्यादा मसरूफ है, तो उनकी मसरूफियत को बांटने के लिए ओहदा इमरान खान साहब ने आप तक पहुंचाया था कि आप ये मामलात को देखेंगे। तो क्या वजह है कि गंडापुर साहब खान साहब से मिलने नहीं जाते अडयाला जेल? क्या मामला है ये? मेरा असल में गंडापुर साहब से इतनी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होती, लेकिन मुझे नहीं पता, हो सकता है उसको मुलाकात ही नहीं करने दे रहे। नहीं, वो एक चीफ मिनिस्टर है सूबे के, फुल प्रोटोकॉल है, उनको मुलाकात ना करने जाएं तो ये खबर बनती है। आप उन मुल्कों की बात कर रहे हैं, शायद ये पाकिस्तान है जहां पर न कानून की हुक्मरानी होती, न आईन की हुक्मरानी होती है, जहां पर लेकिन माजरत के साथ जुनैद अकबर साहब पहले जो मुलाकातें कर चुके हैं बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ, उनके लिए बाकायदा गेट खोले जाते हैं, फिर जाके गंडापुर साहब खान साहब से मुलाकात करके आते हैं, तो ये इसी पाकिस्तान में उनकी मुलाकातें कराई गई हैं। और अगर नहीं होती तो खबर बनती है जुनैद अकबर साहब, कुछ लोग अगर उनकी चीफ मिनिस्टर को अगर मिलने नहीं दिया जाता तो ये खबर बनती है। हम आप फिर बात कर रहे होते हैं यहाँ पे कि देखें जी चीफ मिनिस्टर को रोक लिया गया। नहीं, आप इस यहाँ पर हमने काफी बातें की, आप चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, हमें हाई कोर्ट के फैसले हमारे साथ थे, हमें मुलाकात नहीं करने दी गई। इसी पाकिस्तान में कुछ लोग ये समझते हैं कि हम आईन से भी बालातर है, हम कानून से भी बालातर है। आप भी उस दिन आपने देखा कि मेरी पीसी में उसने एक मेंबर ने पूछा, उसके साथ जो हुआ मैं उसके साथ था। जुनैद अकबर साहब, आप बहुत वफादार आदमी हैं, आप जाहिर है इस वक्त अली अमीन को बाय डिफ़ॉल्ट शायद डिफेंड कर रहे हैं, मगर जो हमें लीमा बीबी की बातों से लग रहा है इमरान खान ने एक किस्म की तनकीद की है उनके कॉन्डक्ट पे, कि उनके ना मिलने आने पे और उनके बगैर इजाज़त के मिलने पे और तहरीक को ना चलाने के। हमें जो उनकी, मैं सुन रहा था लीमा बीबी की, उन्होंने आपसे ये कहा है कि आप तहरीक को जो है रिवाइव करें। नहीं, मैं तो आपने देखा कि मैं जब से मैं सदर बना हूं, बावजूद इसके कि 1 महीने रमजान था, उसमें एक्टिविटी हमारी नहीं थी, 3 दिन ईद की, इसके बावजूद मैंने 22 जिले विजिट की है। और आप सोशल मीडिया पे, मीडिया तो हमें नहीं दिखाती, लेकिन आप सोशल मीडिया पे वो एक्टिविटी देखे तो हमारी तो तैयारी पूरी है। हम जहां भी जाते लोग ये समझ रहे थे कि शायद 26 नवंबर के बाद जो है हम, या हमारे वर्कर डर गए या दब गए, या FIR से या जेलों से या लाशें उठा के,
तो मैं तो हर जगह गया हूं, मैंने लोगों को तैयार लेकिन जुनैद अकबर साहब, ये जो फेजेस आप तहरीक या मूवमेंट के हवाले से बता रहे हैं, इनका ज्यादातर का ताल्लुक तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से है। जो बाहर के मामला है डेफिनेटली वो भी आपको देखने का इमरान खान साहब ने कहा है, तो वो किस तरह से देखेंगे? और 7 मई को जो APC आप लोग करने जा रहे हैं, उसमें कौन कौन सी जमातें मदऊ होंगी? एजेंडा क्या होगा? इंडिया पाकिस्तान का मामला होगा या फिर पार्टी के इंटरनल मामला को ही डिस्कस किया जाएगा? नहीं, APC में तो मैं आपको बता दूं कि PC में तो एक ही बात, हमारी आइन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी और आज़ाद और मुख्तियार इलेक्शन कमीशन, और उसमें सूबे की खुद मुख्तियारी की हम बात कर रहे हैं कि सूबे को इख्तियार होना चाहिए। इसी तरह की कानून साजी जो फेडरल की तरफ से, इसलिए ये सरबत का जो पूछने का एक और मकसद था कि इस वक्त सूरत हाल बड़ी हसास है कि जो बॉर्डर की सिचुएशन है कि हम इस वक्त जो है वो जो तनाव चल रहा है, वहाँ पे जंगी मशकें हो रही हैं बॉर्डर के साथ, हमारी तरफ से भी मशकें की जा रही हैं, तो उसमें आप लोगों के लिए एक मैं समझता हूँ बड़ा एक बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ गई है कि एक तरफ ऑफ कोर्स आपका बयानिया है कि आपके साथ अभी भी जुल्म सितम बकौल आपके ख़त्म नहीं हुआ, मुलाकातें नहीं हो रही और वो पकड़ दकड़ जारी है, दूसरी तरफ ये बॉर्डर की सिचुएशन भी है। इन दोनों के दरमियान में दरमियानी रास्ता कैसे निकलेगा? नहीं, ये दरमियाना रास्ता हमने निकालना ही नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये रियासत की जिम्मेदारी होती है। रियासत जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। रियासत एक कदम आगे आए, हम 2 कदम आगे जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप यकजहती के नाम पे तो मुझसे अपनी बात, अपना गरज जब आपका हो तो फिर जो है मुझे बिठाते, मुझे बुलाते, फिर मुझे सुनते हैं, लेकिन जब आपका गरज निकल जाए, आपका मकसद निकल जाए, आप पे प्रेशर कम हो, फिर मुझ पे FIR है, फिर मुझ पे जो है सियासी स्पेस नहीं दे रहे, फिर मेरे वर्कर पे करे, मेरी लीडरशिप के साथ आगे, ये सलूक ये नहीं हो सकता। आप अगर बिल्कुल हम चाहते हैं, ये मुल्क हमारा है, मैं बार बार यही बात कर रहा हूं, मैं इस इदारों को ओन करता हूं। मैं किसी इदारे के सरबराह से नाराज हो सकता हूं, मेरे गिले हो सकते हैं, मैं खफा हो सकता हूं, लेकिन मैं इदारों को ओन करता हूं। मैं चाहता हूं कि इदारे मजबूत हो, मैं चाहता हूं कि इदारों के पीछे अवाम हो, लेकिन इस तरह नहीं होता कि आप अपने रवैयों पे नजरसानी करें। आप ये देखें कि अवाम और हमारे फासले क्यों बड़े हैं। आज जो मैंने कहा, मैं आज हमारे पंजाब पुलिस ने जो हमारे साथ किया, मैं आपको बता दूं, किसी का तरफ पंजाब पुलिस की तरफ नहीं है, किसी और लोगों की तरफ लोगों का इशारा है कि वो ये करवा रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं जुनैद अकबर साहब, इसमें एक मज़ामती पहलू है और आपकी अहदी की नौयत भी है, टास्क भी शायद इसलिए दिया गया है। मगर अली अमीन गंडापुर साहब का मैं आज ही सुन रहा था, वो बिल्कुल आपसे मुख्तलिफ स्टांस है। आज का उनका बयान ये चल रहा है कि उन्होंने कहा कि मैं इसलिए कोई तहरीक या KP में कुछ ऐसा करने की कोशिश नहीं करता कि उसके बाद पंजाब में गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है, तो मैं इसलिए हौला हाथ रखता हूं। ये उनका लुबे लबाब था। नहीं, बिल्कुल पंजाब में जो जुल्म, रियासती जबर जो होता है उसमें तारीख की मिसाल नहीं है, लेकिन मैं ये आपको कहता हूं कि इंशाल्लाह अब इस तरफ हम तैयार है। जो हमसे पहली गलतियां हुई वो हम नहीं दोहराएंगे। पंजाब के लोग भी निकलेंगे, क्योंकि कब तक हम इस तरह की ये हम पे जबरदस्ती अपने फैसले मनवाएंगे। ये मुल्क मेरा है, किसी को कोई इसका कोई न इदारे का सरबराह, न कोई इसका मामा चाचा न बने, न कोई अकलकुल बने, वो हमारे फैसले न करे। ये अवाम का मुल्क है, अवाम को फैसले करने दे। तो हमसे ज्यादा न इस मुल्क के वफादार कोई है, ना हमसे। तो पंजाब के लोग इस दफा इंशाअल्लाह ताला निकलेंगे। इन लोगों की न तो इतनी कैपेसिटी कि हम सबको जेलों में डालें, इतनी कैपेसिटी है इतनी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला लोग तैयार है। हमने जो है हम उम्र क्या KP में तो आप देखे, मैं रोजाना तकरीबन एक्टिविटी करता हूं और मैं लोगों की जो मोहब्बत देखता हूं वो जुनैद अकबर से नहीं है, वो ये बड़ा आसास फैसला होगा, क्योंकि टाइमिंग इस वक्त ये है कि बॉर्डर पे जो सिचुएशन है वो बड़ी एक गंभीर है। तो ऐसे मौके पे कोई एहतजाज की कॉल देना या इस तरह का कोई करना बड़ा एक मुश्किल फैसला हो जाएगा। नहीं, मुश्किल फैसला तो मुश्किल फैसले के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है। हम अगर हालात इस तरह के हैं और आप हमारी लीडर को हमारी क़यादत के साथ इस तरह का रवैया रखे, उसको जेल में बंद करे, उसके साथ मुलाकातें न करे, उस तरह इतनी FIR करे, तो फिर हम हमसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? इस तरह तो नहीं होगा। अगर आप मुझसे मुल्क के लिए ये कुर्बानी चाहते हैं कि आपके साथ हम जुल्म भी करें, हमके साथ ज्यादती भर के आपको वर्करों को भी उठाएंगे, आप पे FIR भी काटेंगे, लेकिन फिर भी
मुल्क के नाम पे आपने जो है हमारे साथ फिर भी खड़ा होना है। तो इस मुल्क के लिए जिसको आप हुक्मरानी करते हैं, जिसपे आप इसके सब कुछ के मालिक बने बैठे हैं, जो फैसले इसी मुल्क के लिए आप भी कुर्बानी देना। मेरी क़यादत के साथ, मेरे वर्कर के साथ, मेरी पार्टी के साथ जो कर रहे, आप अपने रवैयों पे नजरसानी करें। मैं तो बार बार कहता हूं। जुनैद अकबर साहब, आप ये जो वर्कर्स की बात कर रहे हैं, 2 दिन से सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो वर्कर के ही तनकीद की जद में हैं, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब की जो स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि जी जो 24 नवंबर की कॉल दी गई उसमें पंजाब से लोग नहीं निकले और वो हमारी तहरीक नाकाम हुई। फिर पीटीआई वर्कर्स ने बड़ी शदीद तनकीद उनके ऊपर की और अभी भी वो जारी सारी है। अभी उन्होंने क्लैरिफाई तो कर दिया है कि जी उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, लेकिन मुझे आपसे ये पूछना है कि पंजाब की हद तक क्या तहरीक का माहौल बन गया है? क्या आपको लगता है कि सलमान अकरम राजा साहब जो है वो गलत साबित होंगे और पंजाब से वर्कर बड़ी तादाद में कॉल के बाद निकल पाएगा? मुमकिन है? नहीं, इंशाअल्लाह ताला वर्कर तैयार बैठे हैं। जो रियासत ने 26 तारीख को हमारे साथ जो जुल्म किया उसके बाद वर्कर तैयार बैठे हैं। इस तरह की नहीं है, कमी है, खामियां हैं, लेकिन ये नहीं है कि पंजाब से शायद हम कीपी के लोग वो जुल्म हमने नहीं देखा जो पंजाब के लोगों ने देखा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस्तफा की है। मुझसे भी सबसे ज्यादा राबिते मुझसे होते, पंजाब के लोग कह रहे कि आप कॉल ले ले, हम हाजिर है। इंशाअल्लाह ताला इस्तफा निकलेगा और जो नहीं निकलेगा तो फिर पार्टी में उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई गुंजाइश बन रही है। तो इंशाअल्लाह ताला लोग एक बड़ा मसला रहता है, पैटी है, मगर वो बहरहाल अहम बन जाता है कि जो इमरान खान से मुलाकातों के अंदर जो था, जिनको लिस्ट में नाम दिया उनकी मुलाकातें नहीं होती थी और जिनकी हो जाती थी, ये रीमा बीबी के उससे पता चला है कि जो उनकी बहनों को मौका मिला है। तो ये उनके सामने अब क्या फैसला हुआ है, इमरान खान की तरफ से क्या आया है कि कौन लोग जो लिस्ट वाले जाएंगे या बगैर लिस्ट के भी जा सकते हैं, नहीं जा सकते? और ये इल्ज़ाम के वो नुमाइंदगी नहीं करते, बाहर आके सच्ची बात नहीं बताते कि अंदर क्या हुई। नहीं, असल में इसमें ये था कि कुछ शिकायतें ये आई कि कुछ ऐसे लोग भी मुल्क के आ गए जिसने वो पैगाम शायद जो खान साहब ने दिया उस तरह तरीके से बाहर नहीं आया जिसको आना चाहिए था। तो आज चूंकि मैं असल में हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी तो मैं लेट पहुंचा अडियाला में, और फिर जो हमारे वर्कर गिरफ्तार हुए थे तो फिर हम उस पे के पीछे गए थे कि उसको रिहा करो। फिर अल्लाह ताला का करम हुआ कि वो रिहा हो गए। तो अभी तो मैं क्लियर पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन ये मैंने सुना है कि खान साहब ने कहा कि जो लिस्ट में होगा तो वो मुलाकात के लिए आए, जो लिस्ट में नहीं होगा वो मुलाकात के लिए नहीं आए। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जुनैद अकबर साहब। जुनैद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब, मेरे लिए बड़ी अचंभे की एक बात होती है, जब आपने ये सवाल अभी जुनैद अकबर साहब के सामने रखा, तो अचंभे की बात यह है कि पीटीआई के ही लोग हैं या एटलीस्ट वो खान साहब के केसेस को ही डील करते हैं, वो पीटीआई से ही रिलेट किए जाते हैं, मगर वो जब बाहर आते हैं उनके ऊपर पीटीआई ही भरोसा करने के लिए तैयार नहीं होती। ये इस वक्त जो है वो अदम एतमाद का ये आलम है पाकिस्तान तहरीक। मेरा एक दूसरा इसके ऊपर टेक ये है कि इस वक्त जो बड़ी गंभीर मसला है, बॉर्डर के ऊपर बहुत सिचुएशन टेंस है। हम उसको चाहे बिलिटल करें कि जी वो मोदी साहब ड्रामे कर रहे हैं, कुछ नहीं होना, पर बहरहाल जो दूसरे इशारे भी आ रहे हैं उनकी, जो अगर उन्होंने अपनी हवाई मशकें शुरू कर दी हैं, सिविल डिफेंस की मशकें शुरू कर दी हैं, तो हम लाइटली तो नहीं ले सकते, उसकी पूरी तैयारी करनी पड़ती है। और माजी को देखते हुए जो बालाकोट वाला जिस तरह था तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मगर यहाँ एक डिस्कनेक्ट ही है, डिस्कनेक्ट ये है, और इसमें जो है पीटीआई बहरहाल एक बड़ी पार्टी है और उनकी एक बड़ी बुनियादी बात है कि हमारी इमरान खान से मुलाकात होनी चाहिए। वो इशू नहीं बनाना चाहिए, ये मैं समझता हूँ हुकूमत बिल्कुल गलत कर रही है कि इस वक्त कौमी यकजहती बड़ी ज़रूरत है और उनको ये मौका नहीं देना चाहिए। मैं थोड़ा सा डर गया हूँ जो जुनैद अकबर साहब ने ये जो कहा है कि उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो एहतजाज पे जाएं, ऐसे मौके पे ये मौका ना उनको देना चाहिए, उनको साथ लेके चलना चाहिए। और ये इशू नहीं है, ये बड़े इस वक्त की सिचुएशन के अंदर ये बड़े पैटी इशूज हैं, ये बीच में नहीं आने चाहिए। हमारे बीच में रह गई बात के जो अंदरूनी सियासत में चले गए। दूसरा मसला जो सबसे बड़ा है वो पानी का है। मैं इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि डॉन अखबार में आज ये लीड छपी हुई थी और कि जो चिनाब का जो है ना पानी जो है वो बहुत कम हो गया है। पहले कोई 36,000 क्यूसेक आ रहा था, तो अब ये एकदम से 1-2 दिन के अंदर ही वो 5,000 जो है क्यूसेक्स तक आ गया है, तो एकदम से बंद हो गया। और कि जी चिनाब का ये बहुत ज़्यादा सारा दिन खबरें भी चलती रही कि जी इंडिया ने हमारा जो सिंध ताज के जो धमकी दी थी सस्पेंशन और पानी रोक दिया।
तो मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसको दोनों तरीके से देखा जा सकता है। ऑफ कोर्स जो है इंडिया की इसके अंदर शरारत भी है और वो ये कर भी रहे होंगे, मगर इसको ज़रा तनाज़र में भी समझना चाहिए कि इस वक्त जो है हम ये कहते रहते हैं कि टोटल इस वक्त इंडिया के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, 5-7 साल में शायद बन जाएगा, तो बहुत गंभीर। अभी उनकी एक लिमिट है कि वो एक हद से ज़्यादा पानी नहीं रोक सकते, कि अभी वैसे भी कई दफ़ा कई ऐसे साल आते हैं कि इस मौसम में, क्योंकि एकदम से दरमियान में जो है ठंडा मौसम हो गया तो कैचमेंट एरिया में स्नो मेल्टिंग रुक जाती है, तो वो नेचुरली भी होता है। दूसरा ये है कि उन्होंने 3 उनके रिजर्वायर्स हैं वहाँ पे, एक बागली आ रहा है चिनाब के ऊपर, तो दूसरा जो है वो पाकड़ डैम है जो कि जिसका ज़ख़ीरे का डैम है, वो सिर्फ रन ऑफ द रिवर जो है प्रोजेक्ट नहीं है, और तीसरा जो है वो सलाल डैम है। इन तीनों की जो टोटल कैपेसिटी है वो 1.3 मिलियन एकड़ फीट, मतलब तकरीबन आप देख लें 1.3 ये बन जाती है 33 लाख के करीब जो है ये टोटल जो है पानी ज़ख़ीरा करने की है। ये इसको ये समझ लें कि टोटल जो इंडस बेसिन का पानी है तनाजुर में समझने के लिए 1.3 MAF जो है 136 MAF जो है इंडस रिवर्स का टोटल कैपेसिटी है। जो सिंध और उसकी ट्रिब्यूटरीज का जो पानी आता है वो 1,136 मिलियन एकड़ फीट, मिलियन एकड़ में आता है। तो ये 1.3 जो उनकी टोटल कैपेसिटी है चिनाब के ऊपर रोकने की, ये उसका बड़ा छोटा सा हिस्सा है। और ये भी याद रखें कि फॉर एग्जाम्पल जो मंगला डैम है उसकी 7.6 अकेली एक डैम की कैपेसिटी जो है स्टोरेज की वो 7.6 MAF मिलियन एकड़ फीट है। तो ये 3 जो उनके छोटे छोटे डैम है ये भी रन और ये ज्यादा से ज्यादा 2-1 दिन के अंदर ये पानी आ जाएगा, उससे ज्यादा रोक नहीं सकते। तो अगर पूरा ज़ख़ीरा कर भी लें 1-2 दिन के लिए रोकें तो क्योंकि पानी को ये पाकिस्तान के बॉर्डर से आप समझ लें 75 किलोमीटर पीछे है, नॉर्थ में है, तो वहाँ से यहाँ आने में 1-2 दिन पानी के लग जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 1-2 दिन के लिए उनका फिल हो जाता है, फिर उनको पानी छोड़ना पड़ना, ज़ख़ीरा करने की ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। सो 1-2 दिन में पानी आ जाएगा। सो ऑफ कोर्स थोड़ा सा भी इस मौसम में हमें सोइंग का सीज़न होता है और फ़र्क पड़ता है, मगर ये बहुत क्लोसल वो नहीं है। और इंडिया का याद रहे कि टोटल जो कोटा है इसके अंदर पानी स्टोरेज का वो 3.6 MAF 3.6 मिलियन एकड़ फीट उनका कोटा है। वो उनकी कैपेसिटी इतनी थोड़ी है कि वो इसका आधा भी खुद इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये उनका कानूनी हक है, बगैर क्योंकि उन्होंने ये प्रोजेक्ट्स जो अब है कि इसके बाद वो बनाने शुरू करेंगे, 2-4 साल में ये कैपेसिटी उनकी आ जाएगी कि वो ज़्यादा पानी रोक सकेंगे। हमें भी उसका जो आइडियली जो है ठीक है, इंडिया से ये कानूनी जंग भी जारी रहेगी, मगर अल्टीमेटली हमें खुद सदबाब करना है कि इंडस के ऊपर बादशाह डैम एक्सपीडाइट करके अपने छोटे बड़े डैम्स अपने ज़ख़ीरे बढ़ाने होंगे। और दूसरा वाटर मैनेजमेंट, अल्टीमेटली पानी ओवरऑल जो है 26% वैसे ही इन दरियाओं का कम हो रहा है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है, हमें अपना बेहतर थोड़े पानी के अंदर ज़्यादा फसल कैसे उगानी है, ये जो है ड्रिप फार्मिंग और भी तरीके, फिर जो अंडरग्राउंड वाटर है उन ज़ख़ीरों तक कैसे पहुंचना है। सो ये तरीके, ये एक मौका होता है, अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपने घर पे नज़र डालते हैं और जो आपके एंड पे मामलात होते हैं उसको ठीक करते हैं। इंडिया के हवाले से बाहर पे बिल्कुल नज़र रखें, लड़ाई भी करें, कानूनी जंग भी करेंगे, सब कुछ होगा, मगर ओवरली मुबालगा आमेज़ी भी नहीं करने चाहिए। खुदा ना खास्ता उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि हमारे एक बूंद भी पानी, ये सिर्फ धमकी है। ये कुछ सालों बाद इसकी थोड़ी सी इससे ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो सकती है। फिलहाल इतना बड़ा मसला नहीं है कि इस पे हम पैनिक करें। लेकिन आमिर साहब, ये जो एक तो बागलियार की आपने बात किया, 24 घंटे भी नहीं गुजरे उन्होंने पानी जो है वो रिलीज कर दिया, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है कि अगर तो इस मामले को लेकर भारत के अंदर जो शनीद आ रही है कि वो तामीरात करेंगे कि जी ज़ख़ीरा गाहें बनाएंगे या छोटे बड़े और कुछ सिस्टम ऐसे बनाएंगे कि पानी को ज़ख़ीरा कर सके, तो उस पर पाकिस्तान की तरफ से भी उनको थ्रेट किया गया कि उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। आपकी इजाज़त तो ब्रेक की तरफ चले जाएं, एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे, इसके ऊपर तो बात होती रहेगी, लेकिन अब कुछ पाकिस्तान के इंटरनल मामला और खासतौर पर अदलिया के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं, मखसूस नशिस्तों के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आप लोग हमारे साथ रहिएगा।
मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। अदालती मामलात के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, खासतौर पर मखसूस नशिस्तों के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ 92 न्यूज़ की कॉरेस्पॉन्डेंट हैं साकिब बशीर साहब, उन्हें वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया साकिब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। जी, आज एक अजीब सी समात हुई है कि मखसूस नशिस्तों का जो केस था, फैसला इसका आ चुका हुआ था और ये कोई तकरीबन साल के अंदर जो है इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अब उसकी नज़रसानी की अपील थी, उसके अंदर जो है 2 जजेस ने, जस्टिस आयशा ने और जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तलाफ किया कि आप ये इसकी ज़रा हमें समझाएं कि किस ग्राउंड्स के ऊपर ये नज़रसानी की दरख्वास्त जो है ये मानी जाए। और फिर उन्होंने इख्तलाफ किया, मगर जो 11 मेंबर के बेंच जो है उन्होंने समाअत के लिए मंजूर कर लिया। अब ये बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई है कि 13 बेंच की नज़रसानी की दरख्वास्त या 13 सुनता है या उससे ज़्यादा का सुनता है। सो ये एक बड़ी ऑड सिचुएशन हो गई है। और आज कार्रवाई भी बड़ी, उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन जस्टिस अकील अब्बासी की और जस्टिस आयशा की हैं वो भी बड़ी एक किस्म की, मैं क्या, मज़ेदार तो लफ्ज़ शायद नहीं है मगर एक यूनिक सिचुएशन है। ज़रा हमें साकिब समझाएं कि एक आज क्या हुआ और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब एक तो जो मखसूस नशिस्तों का केस है, इसका फैसला 12 जुलाई से लेकर आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज की जो समाअत थी तकरीबन 1 घंटे से जायद उसमें वक्त लगा, लेकिन 5 से 7 दफ़ा जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने ये सवाल रखा कि ये हमें बताए कि ये फैसला उस पर अमल क्यों नहीं हुआ, क्या वजूहात थी अमल ना करने की। तो इलेक्शन कमीशन के पास बज़ाहिर कोई जवाब नहीं था। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इस पर पार्शली जो है वो हमने अमल किया है, फलां जो है वो जो है शिक है उस पर हमने अमल किया और फलां पे जो है वो नहीं हुआ। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने उनसे पूछा कि ये कैसे हो सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी मर्जी के मुताबिक अमल कर दें। उन्होंने मिसाल दी कि कल हम किसी को सजाए मौत दे देते हैं तो आप कहेंगे कि हमने जो है क्योंकि हमारी मर्जी थी और हम इतना ही पसंद करते थे कि उसको फंदा जो है उसके करीब लेकर जाना है या इस तरह की सिचुएशन में, और पूरा उसको सजाए मौत पे नहीं देनी। तो ये एक अजीब सी जो वो सिचुएशन बन जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपने अमल नहीं किया। लेकिन दूसरी जानिब आज बेंच में एक और चीज हमने देखी कि 13 रुकनी बेंच था। 13 रुकनी बेंच में 4 जजेस सिर्फ ऐसे थे जिन्होंने इस पर सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ। बाकी जजेस में से कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन या रिमार्क्स नहीं आए, बल्कि जब आखिर में 2 जज जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी उनकी जानिब से कहा गया कि क्योंकि यही ग्राउंड वो बार बार ले रहे थे कि एक जजमेंट इंप्लीमेंट ही नहीं हुई तो आप कैसे अपने आप को क्लियर कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को कह रहे थे कि आप जो है वो रिव्यू में आ गए हैं, तो उन्होंने उसको जब डिसमिस किया तो बाकी 11 जजेस ने उस पर नोटिस जारी कर दिए। तो नोटिस जारी होना बज़ाहिर जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी बात जो है वो मनवाने में बज़ाहिर जो है वो कामयाब रहा है कि एक तरफ बार बार 8 जजेस का जो बेंच था, अक्सरीती बेंच, उनको कहता रहा कि जजमेंट पर अमल करें, उन्होंने अमल भी नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट की अक्सरीती जो बेंच में शामिल जजेस थे उन्होंने उस तरह उस पर सवाल भी नहीं किया। और इसके अलावा आज अभी मुझे इस पॉइंट पे जरा समझा दें कि अभी इसका स्टेटस क्या है। इलेक्शन कमीशन को अदालत के फैसले पे अमल दरामद ना करने का अब ये जवाब देना है, कंटेम्प्ट इसको कंसिडर रजिस्टर कर ली गई है इसकी, या अभी ये फैसला पेंडिंग है? आज आखिर में जब ये समाअत मुकम्मल हो रही थी, जब नोटिस हुए पीटीआई को, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इन तमाम को नोटिस हो चुके हैं कल 11:30 बजे के लिए इलेक्शन कमीशन और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की दरखास्तों पर। तो जो कंटेम्प्ट की आप बात कर रहे हैं, आज बड़ी मुश्किल से सलमान अकरम राजा रोस्टम पे आगे बेंच उठ के जा रहा था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इलेक्शन कमीशन आपके सामने आया हुआ है, वो मान रहा है कि हमने आपके फैसले पर अमल नहीं किया, तो इसके बावजूद हमारी कंटेम्प्ट पे आपने नोटिस नहीं किया। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान काफी कल ही इसको देखेंगे। फिर राइट लेफ्ट बैठे जो जजेस थे बेंच के, उन्होंने कहा को नोटिस कर दें, तो फिर उन्होंने बाकायदा ये कहा कि हम सादा नोटिस कर रहे हैं, मतलब कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं है, सादा नोटिस कर रहे हैं कि इस पे इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना जवाब जमा करवाए।
बज़ाहिर जो मूड लगा है जस्टिस अमीनुद्दीन खान या कुछ बेंच के आप ये कह रहे हैं कि सादा नोटिस का ये हम मतलब लें कि उन्होंने कंटेंट नहीं लगाई मगर एक्सप्लेनेशन मांग लिया है कि आप इसकी जवाब दे दें, मगर उनको मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया, उनको टू होल्ड इन कंटेम्प्ट जो होता है कंटेम्प्ट के अंदर नहीं रजिस्टर कराया गया, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कंटेम्प्ट में शोकाज नोटिस होता है जो बाकायदा तौर पर उसके हवाले से एक नोटिस बनता है कि आपने फलां 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 शिक की जो है वो खिलाफ वर्जी की, इसलिए क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो वो नोटिस नहीं हुआ, ये नोटिस हुआ, और इसमें जो तासुर मिल रहा था जो बेंच की कार्रवाई का, तो उसमें ऐसे लगता है कि इसको कल दोबारा आखिर में ही टेकअप किया जाएगा। वैसे चाहिए तो ये था, आज जस्टिस अकील अब्बासी ने भी कहा क्यों ना हम रिव्यू से पहले कंटेम्प्ट को सुने, लेकिन क्योंकि बाकी बेंच के जजेस उनका साथ उस तरह नहीं दे रहे थे तो उस तरफ बेंच नहीं बढ़ा। तो कल भी जब 11:30 बजे समाअत शुरू होगी तो तासुर ये मिलता है कि इलेक्शन कमीशन या जो रिस्पोंडेंट्स हैं उसके हवाले से जो कार्रवाई है वो आगे ही बढ़ेगी और आखिर में हो सकता है आगे तो बढ़ गई। कंटेम्प्ट जब आपने अदालत में कि 4 जजेस के ने ये इसको नोटिस भी किया, इसके ऊपर जिरा भी हुई कि आपने अमल दरामद क्यों नहीं किया, मगर जो फाइनल रिजल्ट निकला तो उनकी नजर सानी की अपील मान ली गई, यानी उसको एक किस्म का कॉन्सिक्वेंस तो उसका यही नतीजा तो यही निकला कि उनकी वो मान के तो वो डिसरिगार्ड ही हो गई, फिर तो कंटेम्प्ट में जान नहीं लगी, फाइनल नतीजा तो कुछ और पास कर दिया उसमें। जी बिल्कुल, इब्तदाई समाअत के लिए कोई भी रिव्यू मंजूर होना, ये इब्तदाई तौर पर कोई भी जो पिटिशनर होता है जो अदालत के सामने, उसकी एक कामयाबी होती है कि वो रिस्पोंडेंट्स को उस पर नोटिस हो जाए, वगरना जो स्कोप है आज बेंच की जानिब से बताया भी गया, जो स्कोप है रिव्यू का वो बहुत लिमिटेड स्कोप है, सिर्फ एरर बताना है। आप दोबारा री हियरिंग में सारा केस खोल नहीं सकते, उसमें मुकम्मल आर्गुमेंट्स नहीं कर सकते, सिर्फ आपने लूप होल बताना है कि कहां पे एरर है और उस एरर को सिर्फ देखना है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये एरर बनता भी है या नहीं बनता। और ज्यादातर क्योंकि स्कोप कम है तो ज्यादातर रिव्यू जो है वो बगैर नोटिस के खारिज हो जाते हैं। तो अगर किसी रिव्यू में नोटिस हो जाए तो उसकी पहली कामयाबी होती है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने या अदालत के सामने आया होता है। तो इस लिहाज से ये इलेक्शन कमीशन या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की कामयाबी ठहरी। और इसी के साथ जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमें ये जजमेंट सस्पेंड करने की इस्तदा कर रखी है। तो ये जब उन्होंने कहा तो कमरा अदालत में मौजूद सारे लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि एक जजमेंट आज तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई और ना ही आगे इम्प्लीमेंट होने का इम्कान है कि जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट कह रही है इसकी कोई जो है जब रिव्यू के लिए किया जाता है तो लॉ पॉइंट बताना होता है कि मैं देख रहा था जस्टिस आयशा की तरफ से बार बार ये पूछा जाता रहा कि आप वो प्रिंसिपल बताएं जिसकी बुनियाद पे आप चाहते हैं कि आप ये रिव्यू किया जाए, वो सामने नहीं आया, उसके बगैर ही उनकी एक्सेप्ट कर ली गई है। जी जी बिल्कुल, वही एक बुनियादी जो पॉइंट जो लग रहा था वो यही था कि 2-3 जज ही ज्यादा फोकस थे कि आप जो है वो बताएं, कन्विंस करें, हमें लॉ पॉइंट्स बताएं, एरर बताएं, आप टू द पॉइंट जाएं, री हियरिंग में ना जाएं, दोबारा केस पूरा ना खोलें। ये वो सवालात थे जो 3-4 जजेस की जानिब से बार बार किए जा रहे थे, लेकिन क्योंकि 13 मेंबर का बेंच है बाकी खामोश थे। और जब आखिर में नोटिस की बारी आई तो राइट लेफ्ट बैठे जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान उनके राइट लेफ्ट बैठे जजेस से उन्होंने मुशावरत में सबसे एक एक करके पूछा तो सब जो है वो बाकी 11 की 11 एग्री हो गए कि ठीक है नोटिस कर दें। अब सिचुएशन हमारे पास 3-4 मिनट हैं, क्विकली समझाएं कि अब जो सिचुएशन आ गई है कि नजर सानी जो 13 मेंबर का बेंच था अब वो 11 पे आ गया है। वो डिसेंट करने वाले कई दफ़ा वो अलहदा होते हैं, मगर ये भी एक यूनिक नई सिचुएशन नहीं है कि रिव्यू के लिए 11 अब सुनेंगे, ये क्या अब होगा? जी बिल्कुल, जो बेंच है अब वो नया रिकॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, अब 11 मेंबर का बेंच है। ये सवालात आ रहे हैं कि क्या 13 का जो बेंच था पहले फुल कोर्ट थी उसने केस सुना था और 11 का क्या उसको काउंटर कर सकता है रिव्यू में? ये वो सवाल है जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब आज जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक फैसला था, उस फैसले के तनाजुर में भी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की एक ऑब्जर्वेशन थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह उनका ये फैसला था कि जो रिव्यू है वो रिव्यू एक तो सेम बेंच सुनता है जो जजेस मौजूद हो सुप्रीम कोर्ट में,
फिर उसका स्कोप जो है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में ये जिक्र है। लेकिन दूसरी जानिब एक ऑब्जर्वेशन आई आज बेंच की जानिब से कि एक तरफ अगर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हों और दूसरी तरफ आइन हो तो आइन मुकद्दम होगा, और 26वीं आईनी तरमीम में ये चीज डाल दी गई है कि जो रिव्यू है वो आईनी बेंच ही सुनेगा, तो वो जो रूल्स वाला मामला वो पीछे रह जाएगा और आइन और 26वीं तरमीम में जो अमेंड किया गया है। मंसूर अली शाह साहब का जो ये मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये उनकी ऑब्जर्वेशंस के जो है मखसूस नशिस्तों का दायरा कार महदूद है और महज अदम इत्मीनान पर नज़रसानी मुमकिन नहीं, और नज़रसानी के फैसले में वाज़ेह गलती की निशानदेही ज़रूरी है। पहले से मुस्तरद नुक्ता नज़रसानी में दोबारा नहीं उठाया जा सकता। आज ये थ्रू आउट यही बहस रही कि वो दोबारा जो कि पॉइंट पहले फैसले में आ चुके हुए थे वो दोबारा वकला उनके रेज करते रहे और वो एंटरटेनमेंट भी होती रही। तो ये जो केस था मंसूर अली शाह साहब का, ये किसी और फैसले के अंदर जो है उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन आई हैं। जी, ये खैबर पख्तूनख्वा का के हवाले से एक केस था, रूटीन का एक केस था, लेकिन उसमें क्योंकि रिव्यू में आई थी, पार्टीज रिव्यू में आई थी, तो फिर उन्होंने रिव्यू की जुरिस्डिक्शन या दायरा कार या दायरा इख्तियार वो फिर उन्होंने एलेबोरेट किया। उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो इस बेंच में भी शामिल है, जो मखसूस नशिस्तों का केस सुन रहा है, वो भी शामिल थे, लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह कहा है कि मैं एडिशनल नोट लिखूंगा। मैं जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले में एडिशनल नोट, अब वो एडिशनल नोट उनका हो सकता है मुख्तलिफ हो या उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो तरीके से उसको तशरीह उसकी की हो कि रिव्यू किस किस सूरत हाल में, जब 26वीं आईनी तरमीम आ चुकी है तो हो सकता है कि वो उसके तनाजुर में उसकी जो है वो तशरीह करें। या ओवरऑल ये कहा जा सकता है क्विकली कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद बेताशा जो पहले ये कन्फ्यूजन हुआ है, इतने सारे अबहाम चल रहे हैं, आईनी पैरेलल अदालतें बन गई हैं, सूबों में लड़ाइयाँ चल रही हैं तकर्रियों पे, तबादलों पे, सीनियरिटी पे, तो ये भी एक नया उसके अंदर इजाफा हो गया है। उसी का ही ये सिलसिला चल रहा है उस कन्फ्यूजन का कि रिव्यू के लिए 13 मेंबर बेंच जो है अब 11 के लिए एक तो एक्सेप्ट भी हो गई है, उसकी एक्सप्लेनेशन बताए बगैर कि लॉ पॉइंट क्या है, और वो 11 का सुनेगा। तो ये एक नया एक इसी केओस के अंदर इजाफा इसको मानते हैं। मैंने इसकी सही भी जो है कासी की है सूरत हाल की। इसमें एक और पॉइंट जो है वो हम पहले इस पे बात नहीं कर सके, वो ये था कि आज बेंच की जानिब से हो सकती ये एक तवक्को थी कि शायद ये बात आ जाए कि जो जज इसमें सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं उनको आईनी बेंच का हिस्सा बनाकर इस रिव्यू उनके भी सामने रखा जाए। तो ये पॉइंट जो है वो बेंच खत्म हो गया, मुकम्मल सामने इलेक्शन कमीशन का। चले ये इस पे बात करते रहेंगे, एक नई सिचुएशन है तो आइंदा आने दिनों में भी चलेगी। बशीर मरसद आमिर साहब, आपका शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।